नमस्कार, गुड इवनिंग। बहुत स्वागत है आप सबका। मैं पुनीत पाठक हूं और आप देख रहे हैं खबरों का महाबुलेटिन न्यूज डिकोड, जहां आपको मिलती है खबर A to Z। हर खबर के पीछे की असल खबर लेने के लिए शुरू करते हैं आज का न्यूज डिकोड। हम आज की बड़ी खबरों को डिकोड करेंगे और बुलेटिन की पहली खबर है पीएम मोदी के बजरंगी कार्ड की। सियासी सुरसा और बजरंग, आज का यह है सबसे बड़ा और अहम मुद्दा। ठीक सुन रहे हैं। रामायण काल में बजरंग बली को सुरसा नाम की राक्षसी को मात देनी पड़ी थी और तब लंका दहन हो पाया था। इस बार के कर्नाटक के सियासी चक्रवात, या यूं कहें कि सुरसा को प्रधानमंत्री मोदी बजरंग नाम के सहारे मात देना चाहते हैं, ये स्पष्ट नजर आने लगा। आपको बताते हैं, बुधवार को पीएम मोदी ने अपना बजरंगी कार्ड किस तरह खेला। एक जनसभा में प्रधानमंत्री मोदी ने जनता से एक नहीं कई बार बजरंग बली के जयकारे लगवाए। बीते दिनों कांग्रेस ने जो अपना चुनावी घोषणा पत्र जारी किया, इसमें बजरंग दल पर बैन लगाने का वायदा किया था और इसे बीजेपी ने जमकर लपका है, जिसकी आज स्पष्ट झलक प्रधानमंत्री की रैली में दिखी। बजरंग बली की, बजरंग बली की, बजरंग बली की। ये पीएम मोदी का कर्नाटक चुनाव प्रचार का मास्टर स्ट्रोक है। पीएम मोदी ने ठान लिया है कि बजरंग बली का नाम लेकर बीजेपी सियासी वैतरणी पार कर जाएगी। सुनिए कैसे पीएम मोदी ने बजरंग बली का नारा सभा में बार बार लगाया। बजरंग बली की। बीजेपी का संकल्प है कर्नाटका को नंबर 1 बनाना। ये हमारा आने वाले वर्षों का रोड मैप है। दरअसल बुधवार को पीएम मोदी कर्नाटक के मूडबिद्री में चुनाव प्रचार के लिए पहुंचे। इस दौरान पीएम मोदी ने बजरंग बली के नारे लगवाए, साथ ही कांग्रेस को उनकी नीतियों को लेकर जमकर घेरा। कांग्रेस कर्नाटका में शांति की दुश्मन है। कांग्रेस विकास की भी दुश्मन है। जब कांग्रेस होती है, वहां के निवेशक भागने लग जाते हैं। कांग्रेस आतंक के आकाओं को बचाती है। कर्नाटक में कांग्रेस पार्टी ने बजरंग दल को बैन करने का वायदा मैनिफेस्टो में किया, जिसके बाद प्रधानमंत्री मोदी ने बजरंग बली के नाम पर कांग्रेस पार्टी को जमकर घेरना शुरू कर दिया है। हमें गुलाम बना करके वो रहते थे। तो देखा आपने प्रधानमंत्री मोदी के एटीट्यूड में कितना और कितनी जल्दी बदलाव आया है। इसी कार्यक्रम में कल ही हमने आपको बताया था कि पीएम मोदी और भारतीय जनता पार्टी को कांग्रेस ने वाकई बैठे बिठाए एक मौका, एक मुद्दा दिया और इसका बीजेपी भरपूर फायदा उठाएगी। आज पीएम की सभा में साफ दिख गया। आगे क्या हो सकता है, इसको हम डिकोड कर रहे हैं। ये तय मानकर चलिए कि प्रधानमंत्री मोदी समेत बीजेपी के दूसरे तमाम दिग्गज नेता अब अपनी सभाओं में बजरंग बली के जयकारे जरूर लगाएंगे या कहीं ना कहीं उनके नाम को आगे करेंगे। बजरंग बली के जयकारे लगाने को लेकर ठीक वैसी प्रतिक्रिया मिल सकती है जैसे श्री राम के नारे जिस अंदाज में पहले लगते थे। इसका सीधा सा अर्थ ये कि बीजेपी वोटिंग के दिन तक हर वो तरीका इस्तेमाल करेगी जिससे हिंदू मतदाताओं के मन में कांग्रेस की एक ऐसी छवि उभरे कि कांग्रेस हिंदू विरोधी है। दूसरी बात, प्रधानमंत्री मोदी की छवि को बजरंग बली की जय जय श्री राम के नारे सूट करते हैं। उन्हें ऐसे धार्मिक नारों से कोई गुरेज नहीं, कोई परहेज नहीं। जबकि कांग्रेस पार्टी कर्नाटक में इतनी एक्सट्रीम पोजीशन पर इसे नहीं ले जा सकती, क्योंकि सवाल उसके एक खास वर्ग से जुड़े वोट बैंक का भी है। कांग्रेस ने बजरंग दल पर बैन लगाने का वायदा करके खुद को उस सियासी अखाड़े में उतार लिया जिसकी मास्टर बीजेपी है। और बीजेपी और मोदी ने मंगलवार को बजरंग बली के नाम का प्रयोग शुरू कर दिया था। बीजेपी को इस नाम का ये फायदा होना है कि उसका कोर वोट बैंक जो उससे थोड़ा बहुत इधर उधर हो सकता था, वो अब पूरी तरह से उसके पाले में रह सकता है। अर्थ ये कि हिंदू वोट बैंक, इसके अलावा चुनाव में कांग्रेस का घोषणा पत्र उसके गले की फांस बन सकता है, ये बात तय दिख रही। चलिए अगली खबर जो है वो भी दरअसल इसी विवाद से और इसी
स्टेट के पॉलिटिक्स से जुड़िए। मध्य प्रदेश में भी बुधवार को बजरंग दल नाम पर सवाल जवाब का दौर दिखाई पड़ा। सीएम शिवराज सिंह चौहान और गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कमलनाथ से सीधे जवाब मांगे। देखिए जरा। ये बजरंग दल का झंडा है जो अपनी कट्टर हिंदूवादी विचारधारा और उग्र प्रदर्शनों के लिए जाना जाता है। बीते 2 दिन से बजरंग दल एक बार फिर खबरों में, जिसकी वजह है कांग्रेस का कर्नाटक में जारी घोषणा पत्र। अपने मैनिफेस्टो में कांग्रेस ने बजरंग दल पर बैन का वायदा किया है। कांग्रेस का यही वायदा मध्य प्रदेश की पॉलिटिक्स में उबाल लाए हुए है। बजरंग दल के पूर्व राष्ट्रीय संयोजक जयभान सिंह पवैया ने इस पर कड़ी आपत्ति जताई और कांग्रेस पर वार किया। इस घोषणा पत्र को हम केवल कर्नाटक की ही बात मानकर नहीं चले, ये कांग्रेस की राजमाता जी के मार्गदर्शन में तय हुआ होगा और ये पूरे भारत के आतंकवादियों को और आतंकवाद समर्थक वोट बैंक को सीधा संदेश है कांग्रेस का कि अगर हमें मजबूत करोगे तो इस देश में और कर्नाटक में टुकड़ा टुकड़ा गैंग हो, देश तोड़ने वाले लोग हों, वो सब अपने आप को सुरक्षित अनुभव करें। प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने भी कमलनाथ को पत्र लिखकर इस पर सवाल उठाए, तो वहीं मुख्यमंत्री शिवराज ने कमलनाथ से सीधे जवाब मांगा है। कांग्रेस की मति मारी गई है, बजरंग दल पर प्रतिबंध लगाने की बात करते हैं। ये वही कांग्रेस जो मौका मिलते ही हिंदुत्व का विरोध करती है, आज उसका चेहरा पूरी तरह से बेनकाब हो गया है। अब स्पष्ट करें आदरणीय कमलनाथ जी, जो कर्नाटक में कांग्रेस ने अपना घोषणा पत्र जारी किया है, दृष्टि पत्र जारी किया है, मैनिफेस्टो जारी किया है, उसमें बजरंग दल की तुलना पीएफआई से की है। इधर कमलनाथ ने समाज में नफरत फैलाने वालों पर सख्त कार्रवाई की पैरवी की। हम तो कहते हैं, ये तो सुप्रीम कोर्ट कह रही है भाई कि नफरत, पूरा प्रदेश कह रहा है, जो नफरत फैलाए, जो विवाद करवाए, उसके ऊपर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। ये आज हमारी सामाजिक एकता की बात है। कांग्रेस को बजरंग दल पर बैन लगाने का दांव आखिर क्यों चलना पड़ा? असल सवाल ये कि कहीं ये राजनीतिक तौर पर हिट विकेट होने की कोशिश तो नहीं। चलिए, तो इस सवाल को तो हमने दिन भर कई डिबेट में भी उठाया और इस पर आपने दोनों पक्षों को सुना, इसको डिकोड भी करेंगे, लेकिन ये केवल एक स्टेट तक होकर नहीं रह गया। बजरंग दल पर बैन के वायदे पर पॉलिटिकल दोनों तरफ से छींटाकशी हो रही है। कांग्रेस ने कर्नाटक में जो घोषणा पत्र जारी किया, छत्तीसगढ़ में उसकी आंच दिखाई भी पड़ी, महसूस भी हुई। जरा देखें आज दिन भर क्या हुआ। पहली तस्वीर रायपुर की, जहां बुधवार को बजरंग दल ने जमकर प्रदर्शन किया। बजरंग दल कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे का पुतला जलाने की भी कोशिश की। इस दौरान प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच झूमाझटकी भी हुई। दूसरी तस्वीर है कर्नाटक से, जहां से पूरा विवाद शुरू हुआ। ये तस्वीरें उस वक्त की हैं जब कांग्रेस के नेता अपना चुनावी घोषणा पत्र जारी कर रहे थे। कांग्रेस ने सोचा भी नहीं होगा कि उसका पूरा घोषणा पत्र केवल एक वायदे की वजह से विवादों से घिर जाएगा, और ये वायदा है बजरंग दल पर बैन लगाने का। छत्तीसगढ़ की बात करें तो पहले जरा बीजेपी का पक्ष सुनिए। कर्नाटक और छत्तीसगढ़ के राम क्या अलग अलग है? हनुमान जी अलग हैं। सनातनी संगठन पर प्रतिबंध, विभाजनकारी तत्वों को बढ़ावा, कांग्रेस का चरित्र और चेहरा फिर चुनाव में दिखा। बीजेपी ने कांग्रेस से सवाल पूछा। साथ ही हिंदूवादी संगठन विश्व हिंदू परिषद के अध्यक्ष प्रवीण तोगड़िया ने भी कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। ये देश में हिंदू जिहादियों से पीड़ित है और कोई भी हिंदू या हिंदू संगठन ये जिहादी जैसा नहीं है, इसलिए तुलना करना भी ठीक नहीं है। इन सब सवालों पर जवाब देने के लिए मोर्चा संभाला खुद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने। यहाँ के बजरंगियों ने कुछ गड़बड़ की तो ठीक कर भी दी हम लोग, है ना। जरूरत पड़ेगी तो यहाँ भी सोचेंगे, लेकिन अभी वहाँ की समस्या के हिसाब से उस प्रदेश के जनप्रतिनिधियों ने, हमारी पार्टी के पदाधिकारियों ने जो सोचा है वो उसके हिसाब से। कुल मिलाकर कर्नाटक चुनाव में घोषणा पत्र में किए गए इस वायदे के बाद कांग्रेस पार्टी को फायदा होगा या बड़ा नुकसान पहुंचेगा, ये 13 मई को नतीजों वाले दिन पता चलेगा।
तो आज रह रहकर बार बार ये सवाल कांग्रेस से भी पूछा गया कि आखिर कांग्रेस को बजरंग दल पर बैन लगाने का ऐलान क्यों करना पड़ा। अगर ये पॉलिटिकल दांव है, क्योंकि ये आप वायदा कर रहे हैं, तो क्यों खेलना पड़ा, किसके लिए चलना पड़ा। और असल सवाल ये कि कहीं राजनीतिक तौर पर हिट विकेट साबित नहीं हो जाएगा। इसको डिकोड अभी हम कर रहे हैं। कर्नाटक चुनाव में मुंबई, कर्नाटक और कोस्टल इलाकों में बीजेपी काफी मजबूत है, तो वहीं मध्य और दक्षिण कर्नाटक में कांग्रेस ठीक ठाक पोजीशन में, और इसके अलावा जेडीएस की स्थिति भी वहां अच्छी है। साउथ कर्नाटक में वोक्कालिंगा समुदाय निर्णायक स्थिति में है, जो कि लिंगायत समुदाय के बाद दूसरा सबसे बड़ा जाति समूह है। लिंगायत समुदाय का कुल वोट बैंक 16% के आसपास माना जाता है, तो वोक्कालिंगा समुदाय तकरीबन 14% के आसपास वोट शेयर रखता है। जेडीएस का वोक्कालिंगा समुदाय पर काफी अच्छा असर है, और मुस्लिम वोट बैंक करीब 14% वहां एग्जिस्ट करता है, और कांग्रेस इसे ही अपने पाले में रखना चाहती है, इसको अपना मानती है। बीजेपी सरकार ने पिछले दिनों मुस्लिम वर्ग को मिलने वाले 4% आरक्षण को स्टेट में खत्म किया था। साथ ही अपने मैनिफेस्टो में बीजेपी ने कॉमन सिविल कोड का वायदा किया है। इस पर समुदायों के गुस्से को कांग्रेस कैश करना चाहती थी, इसीलिए कांग्रेस ने बजरंग दल को बैन करने जैसा वायदा किया होगा, ये माना जा रहा है। और पीएफआई पर बैन की बात कहकर उसने एक बैलेंस बनाने का प्रयास भी कर दिया, लेकिन कांग्रेस का ये दांव उस पर भारी पड़ता दिख रहा है, क्योंकि चिकमंगलुरु और हुबली धारवाड़ इलाके में हिंदुत्ववादी सियासी तासीर है। बीजेपी ने कांग्रेस के बैन लगाने के वायदे को फौरन लपका है। कांग्रेस को हिंदू विरोधी साबित करने में कोई कसर नहीं छोड़ी है, न केवल कर्नाटक में बल्कि मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, जहां चुनाव है वहां। बहरहाल यहां यह भी जान लेना होगा कि मुस्लिम वोट बैंक पर ओवैसी की पार्टी भी सेंधमारी करेगी। यानी बजरंग दल पर बैन का दावा कांग्रेस को कर्नाटक में सत्ता दिलाने में मददगार होगा। ये एक बड़ा मिसकैलकुलेशन भी हो सकता है, एक बहुत बड़ी चूक भी हो सकती है। ये साफ है कि इस वायदे से कांग्रेस को हिंदी बेल्ट वाले राज्यों में बड़ा नुकसान उठाना पड़ सकता है। इसके लिए क्या पार्टी आगे डैमेज कंट्रोल करेगी, या इसके लिए पार्टी अपने उसी स्टैंड पर कायम रहती है, थोड़े दिनों में विवाद ठंडा होता है, या भड़क करके दिक्कत खड़ी करता है, ये देखेंगे। अब आते हैं मध्य प्रदेश के दमोह में तेजगढ़ से जुड़ी खबर पर, जहां कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ कार्यकर्ताओं के बीच पहुंचे, जनसभा को संबोधित किया, मीडिया से बातचीत की। कमलनाथ ने प्रदेश सरकार पर जमकर हमला भी बोला। पूरी रिपोर्ट देखें। विधानसभा चुनाव से पहले पूरा प्रदेश नाप रहे पूर्व सीएम कमलनाथ दमोह के तेजगढ़ पहुंचे, जहां उन्होंने पार्टी के सेक्टर कार्यकर्ताओं की मीटिंग लेकर संगठन की मजबूती पर चर्चा की। मीडिया से बातचीत में कमलनाथ ने प्रदेश की कानून व्यवस्था को लेकर सरकार को आड़े हाथ लिया। आज मध्य प्रदेश भ्रष्टाचार में नंबर 1, महिलाओं के अत्याचार पर नंबर 1। वहीं घोषणाओं पर तंज कसते हुए कमलनाथ ने कहा कि मुख्यमंत्री करीब 22,000 घोषणाएं कर चुके हैं, लेकिन 18 सालों का हिसाब नहीं दे पा रहे। शिवराज सिंह जी की 18 साल का वो हिसाब नहीं दे पा रहे हैं। 22,000 घोषणाएं, और आखिरी 5-6-10 महीनों में उन्होंने घोषणाओं की ये लहर शुरू करी है। कमलनाथ ने यहां भी कांग्रेस की सरकार बनने पर महिलाओं को 1,500 रुपए महीना और 500 रुपए में सिलेंडर देने का वायदा दोहराया। तो एक बार फिर से कमलनाथ ने शिवराज सिंह चौहान से उनके कार्यकाल 18 सालों का हिसाब मांगा। सवाल पैदा होता है, क्या ऐसे हिसाब मांगने से वाकई जनता के ऊपर कोई असर जाता है? जनता पर घोषणाओं का असर क्या है, जरा इसको भी आज डिकोड करें। ये भारत समेत पूरी दुनिया की राजनीति का सच है कि फ्री ऑल स्कीम्स हमेशा जनता को सीधे तौर पर अट्रैक्ट करती है, खास तौर पर एक बड़े मास वर्ग को। भले ही सरकारें कर्ज में डूबती जाएं, भले ही आम जनता पर कर्ज बढ़ता जाए, जनता को सीधे फायदा पहुंचाने वाली योजनाएं जो फ्री देने का वायदा करती हैं, ये किए जाते हैं। सवाल शिवराज सिंह चौहान के कार्यकाल का है, तो इसमें कोई शक नहीं, कोई दो राय नहीं कि अगर वे लोकप्रिय ना होते तो जनता उन्हें इतने मौके नहीं देती। हालांकि पिछले चुनाव के नतीजे बीजेपी के पक्ष में पूरी तरह नहीं रहे, लेकिन कई फैक्टर इसमें जुड़ते हैं। सबसे बड़ा फैक्टर सत्ता विरोधी लहर का था, एंटी इनकम्बेंसी। वैसे कमलनाथ कुछ भी कहें, लेकिन शिवराज सिंह चौहान की योजनाएं कुछ ऐसी रही हैं जो सीधे तौर पर जनता के जीवन पर असर डालती हैं। मसलन लाडली बहना, लाडली लक्ष्मी योजना। हालांकि अर्थ ये भी नहीं कि शिवराज सिंह चौहान के कार्यकाल में सब कुछ ठीक रहा हो या है, कई कमियां खामियां हैं जो संगठन भी देखता है।
बतौर विपक्षी नेता कमलनाथ को सरकार से सवाल पूछने का भी अधिकार है। अब देखना होगा कि जनता इन सवालों से खुद को कितना जोड़ पाती है, कांग्रेस से कनेक्ट कितना कायम कर पाती। अगली खबर भी चुनावी पॉलिटिक्स से जुड़ी है। छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी फिर यात्रा पॉलिटिक्स की तरफ जा रही। कैसे, जरा इस रिपोर्ट में देखें। ये बस्तर के जंगल हैं। ये वो इलाका है जो तय करता है कि छत्तीसगढ़ की सत्ता का सुख किसे मिलेगा। ये वही इलाका है जहां अपनी एक अनूठी संस्कृति और इतिहास है। बस्तर कभी बीजेपी का गढ़ हुआ करता था, लेकिन अब ऐसा नहीं है। बीजेपी को बस्तर को साधना है और इसके लिए भारतीय जनता पार्टी इसी महीने मई में बस्तर में आदिवासी पुरखौती सम्मान यात्रा और जून में परिवर्तन यात्रा निकालेगी। बस्तर से लेकर के सरगुजा के सूरजपुर और जसपुर और हमारे सोनाखान, इन सभी क्षेत्रों में जहाँ जहाँ पर कर्मस्थली है वहाँ पर ये यात्रा निकाली जाएगी। पुरखौती सम्मान यात्रा के दौरान भाजपा केंद्र सरकार की उन योजनाओं की जानकारी देगी जिसे आदिवासियों के हित में लाया गया। दूसरी तरफ बीजेपी की यात्रा वाली पॉलिटिक्स पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने तंज कसा है। भारतीय जनता पार्टी का अब याद आई, आज तक कभी नहीं किए थे। आप भाषा राम तो कभी नहीं बोले थे। सीधी बात है, बस्तर को बीजेपी को साधना है और कांग्रेस को बस्तर पर अपनी पकड़ बनाए रखना है। देखना होगा इसमें कामयाब कौन होता है। तो अभी केवल यात्राओं की प्लानिंग है। जब यात्रा शुरू होगी तो बीजेपी को यात्राओं से कितना लाभ हुआ और जो नाम रखे इन यात्राओं के, उसको भी हम जरूर आने वाले वक्त में डिकोड करेंगे। ये खबर मध्य प्रदेश में डॉक्टर की हड़ताल से जुड़ी। दिन भर इस पर क्या कुछ हुआ, पूरी रिपोर्ट देखें। मध्य प्रदेश में अपनी मांगे नहीं माने जाने से नाराज डॉक्टर्स ने बेमियादी हड़ताल शुरू कर दी है। करीब 10,000 डॉक्टर्स ड्यूटी पर नहीं हैं। राजधानी भोपाल, इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर समेत कई शहरों में इस हड़ताल का खासा असर भी दिखा। डॉक्टर्स की डीएसीपी योजना लागू करने, लंबित विभागीय विसंगतियां दूर करने, तकनीकी विषयों पर प्रशासनिक दखल न देने, जूडा की लंबित मांगों को पूरा करने और बॉन्ड धारक डॉक्टर्स की सैलरी समरूप करने की मांग है। पूरे प्रदेश के गांव-गांव के अस्पताल के डॉक्टर्स अपने अस्पताल के बाहर बैठे हैं और आज से वो अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हैं। बॉन्डेड चिकित्सकों के साथ शोषण हो रहा है। जूनियर डॉक्टर्स को सीट लीविंग बॉन्ड के आधार पे 30-30 लाख रुपए लिए जा रहे हैं। ये सब हमारी चीजें हैं, हम चाहते हैं इनमें सुधार हो। हड़ताल को लेकर सियासत भी शुरू हो गई है। कांग्रेस अपनी सरकार बनने पर 100% मांगे पूरे करने का दावा डॉक्टर से कर रही है, जबकि सरकार डॉक्टर से हड़ताल खत्म करने की अपील कर रही है। सरकार सिर्फ इवेंट को चलाने का काम कर रही है। मेरा निवेदन है सभी डॉक्टरों से कि संयम से काम ले, अपने काम पे लौटे और बीच सरकार के ऊपर कोई भरोसे की बात नहीं है। कांग्रेस सरकार आएगी, आपकी 100% मांगों को माना जाएगा। पिछली बार जब उन्होंने कमेटी बनाने की बात की थी, हमने कमेटी बनाई और कमेटी में उनकी सभी मांगों को मान लिया गया है। बाकी आयुष के डॉक्टर भी सेवाएं दे रहे हैं, अभी व्यवस्थाएं एकदम चुस्त दुरुस्त है, पर हम ये चाहेंगे कि डॉक्टर्स स्ट्राइक ना करें, वो काम पर आए। दूसरी तरफ जबलपुर हाईकोर्ट ने इस हड़ताल को अवैध बताते हुए डॉक्टर्स को फौरन काम पर लौटने का आदेश दिया है। कोर्ट ने कहा है कि स्ट्राइक बिल्कुल इलीगल है। डॉक्टर्स तुरंत अपनी ड्यूटीज पर रिज्यूम करें और सारे पेशेंटों को आज से ही देखना चालू करें। जब तक कि अस्पताल में आखिरी पेशेंट है तब तक उनको आज से ही ट्रीट करना पड़ेगा और आगे से भी बिना कोर्ट की अनुमति के कोई स्ट्राइक पे नहीं जा सकते। इतना ही नहीं, हाईकोर्ट ने यह भी कहा कि डॉक्टर्स बिना कोर्ट की अनुमति के हड़ताल न करें। चलिए, हालांकि चुनावी साल में सभी वर्ग अपनी मांगों को मनवाने को लेकर इस तरह की प्रेशर डालते हैं, लेकिन इसका असर क्या होता है ये देखेंगे। फिलहाल लोग परेशान है, पहले दिन ही दिख गया। इन दिनों देश की सर्वोच्च अदालत में एक मामले की सुनवाई जारी है जिस पर समाज में दबी जुबान से एक बहस छिड़ी है। देखिए जरा इस पर पूरी खबर। देश में समलैंगिक शादियों को मान्यता देने बाबत तमाम अर्जियों पर सुप्रीम कोर्ट में बुधवार को भी सुनवाई जारी रही। कोर्ट में केंद्र सरकार समलैंगिक शादी को मान्यता देने पर कतई सहमत नहीं है। सरकार का अदालत में तर्क है कि शादी करने का अधिकार संविधान ने दिया है, लेकिन संसद पर शादी की परिभाषा को बदलने का दबाव डालना इस अधिकार का हिस्सा नहीं है।
केंद्र सरकार की दलील के मामला पेचीदा है, इसे संसद पर छोड़ना ही उचित होगा क्योंकि इसका सामाजिक ताने बाने पर असर पड़ेगा। वैसे सरकार ने अदालत में ये कहा है कि समलैंगिक संबंधों में रहने वालों की व्यवहारिक दिक्कतों को कानूनी तौर पर कैसे दूर किया जाए, इसके लिए सरकार कैबिनेट सचिव की अध्यक्षता में कमेटी बनाएगी जिसके पास समलैंगिक हकों के लिए लड़ने वाले सभी याचिकाकर्ता अपने सुझाव दे सकते हैं। तो इस मसले पर भी देश की और खास तौर पर समुदाय की नजर है। अब इसका क्या हल निकलता है, फौरी तौर पर तो कुछ निकलता दिख नहीं रहा, लेकिन कमेटी कितना निदान दे पाती है आने वाले वक्त में स्पष्ट होगा। फिलहाल सर्वोच्च अदालत पर उनको भरोसा भी है, ये आज भी वो कह रहे हैं। आज के न्यूज डिकोड में बस इतना ही। खबर अपडेट्स के लिए आप IBC24 देखें। कल पुनः इसी मंच पर मुलाकात होगी। नमस्कार, शुभ रात्रि।